प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम मार्च माह में होना है। क्वेश्चन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थशास्त्र में मैंने चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाकर बता दिया है आप लोगों को। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर अर्थशास्त्र में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो आप लोग बढ़िया से उसे देखें, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और याद कर लेना है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है विषय प्रवेश, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक तालिका और चित्र द्वारा स्पष्ट करें। अथवा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। मतलब आपके पास जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस और तकनीक का प्रयोग करके जो हम उत्पादन करने का जो संभावना होगा उन साधन के प्रयोग से, उसी को अगर हम लोग वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो वो वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा। इसकी क्या मान्यताएं हैं कि साधनों का पूर्ण तथा कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी मेरे पास साधन है उसका हम लोग कुशलता पूर्वक, मतलब अच्छे ढंग से उसका पूरा प्रयोग करेंगे। फिर है उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। यहाँ उत्पादन की तकनीक का अर्थ है कि यदि हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जिसमें आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, श्रम ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। और यदि हम लोग मशीन से काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि मान्यता में मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। अगला है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यहाँ मूल बिंदु की ओर नतोदर का मतलब है ये है आपका मूल बिंदु और ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। इसकी ओर क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, उठा हुआ कैसे रहता है, इधर। इसी को हम लोग कहते हैं नतोदर होना, मूल बिंदु की ओर नतोदर होना। आगे हम लोग देखते हैं, यदि अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं का उत्पादन करता है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। इसे तालिका द्वारा प्रकट किया जाए तो उस तालिका को उत्पादन संभावना अनुसूची कहेंगे। मतलब दिए हुए साधन से हम उत्पादन करेंगे तो उत्पादन का संयोग को मान लिए हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं, और उसकी संभावनाओं को अगर हम लोग एक तालिका के माध्यम से दर्शाएंगे तो उत्पादन संभावना अनुसूची कहलाएगा। मतलब ये जो तालिका है इसको हम लोग उत्पादन संभावना अनुसूची कहेंगे। यहाँ वस्तु है, संयोग है। संयोग क्या है, ABCDE। अब गेहूं लाख टन में उत्पादन ए संयोग पर कितना हो रहा है, 100, जबकि कपड़ा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर गेहूं बी संयोग पर 90 हो रहा है लाख टन में, जबकि कपड़ा का 1000 गांठे में 1 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं का जो उत्पादन है वो घटा रहे हैं तो मेरा कपड़ा का उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यदि कपड़ा का उत्पादन घटेगा तो गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। कहने मतलब है कि एक साधन का अगर हम लोग उत्पादन को एक बढ़ाना चाहते हैं तो गेहूं से साधन हटाकर फिर कपड़ा में लगाएंगे तो कपड़ा का उत्पादन बढ़ेगा। और अगर हम लोग गेहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो साधन को गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। इसी को हम लोग वक्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये वक्र है, इधर y अक्ष पर गेहूं लिया गया है, x अक्ष पर कपड़ा को लिया गया है। अब यहाँ देखें A संयोग, तो A संयोग यहाँ पर, तो A संयोग में कितना है गेहूँ, 100, तो यहाँ से 100 लिखा हुआ है। और ये है 0, तो यहाँ अक्ष पर
एक्स अक्ष पे हम लोग कपड़ा लिए हैं तो वाई अक्ष पर कपड़ा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका गेहूं कितना है 20 संयोग पर 90, तो 20 संयोग यहाँ देखिए 90 और कपड़ा कितना है 1, तो कपड़ा 1। यहाँ सी पर 70, तो सी पर देखिए 70 गेहूं और कपड़ा 2। डी पर गेहूं 40 कपड़ा 3 और 4 पर वाई अक्ष का गेहूं क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और एक्स मतलब कपड़ा का हो जाएगा 4। तो सब बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे। और ए बी सी डी जो ई बिंदु है ये विभिन्न संयोग कहलाएंगे। तो चित्र में बिंदु ए बी सी डी ई क्रमशः गेहूं और कपड़ा के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है। इन बिंदुओं को मिलाने से एक वक्र प्राप्त होता है जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसे रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। रूपांतरण रेखा भी इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र को, क्योंकि एक गेहूं से साधन हटाकर यदि हम कपड़ा में अगर लगा रहे हैं तो क्या करें साधन का गेहूं से कपड़ा की ओर रूपांतरित कर रहे हैं। क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है कि यदि एक वस्तु मतलब एक्स कपड़ा का अधिक उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु वाई मतलब गेहूं से उत्पादन के साधन हटाकर एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाए जाते हैं। अर्थात वाई वस्तु के साधन को एक्स वस्तु के साधन में रूपांतरित किया जाता है। मतलब अगर हमको कपड़ा का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं में जितना साधन लगा हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे कपड़ा में लगा देंगे। और अगर हमको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो कपड़ा से साधन हटाकर गेहूं में लगाएंगे। तो ये जो साधन को हम लोग एक से हटाकर दूसरा में लगाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरित करना। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग उत्पादन रूपांतरण रेखा भी कहते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र नतोदर मतलब अवतल क्यों होती है समझाएं। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। देखिए सीमांत अवसर लागत के कारण ही जो है उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर क्या होती है नतोदर होती है। मतलब इधर धंसा हुआ रहता है और इधर उठा हुआ रहता है। उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसकाव साधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। और इधर यदि ये दाईं ओर खिसक गया मतलब इधर, तो इसका मतलब है कि आपका उत्पादन है सो बढ़ेगा। तो कौन कारण से दाईं ओर खिसकेगा, तो यहाँ बता रहा है तकनीकी प्रगति के कारण या फिर साधनों में वृद्धि के कारण ये दाईं ओर खिसक जाएगा। और यदि उत्पादन संभावना वक्र आपका बाईं ओर अगर खिसक रहा है इधर बाईं हो गया तो इसका मतलब है कि तकनीक का अवनति हो गया। मतलब जो आप तकनीक प्रयोग कर रहे हैं उसमें घिसावट आ गया या उसमें खराबी आ गया जिससे मेरा क्या होगा उत्पादन घटने लगेगा। तो ये हुआ बाईं ओर खिसकने से घटेगा और दाईं ओर खिसकने से उत्पादन बढ़ता है। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाय वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब साधनों को y से x की ओर विवर्तित किया जाता है। मतलब कि यदि हम लोग ये है आपका ये है y साधन मान लिए, यहाँ से हम लोग इतना साधन को y से घटा रहे हैं। पहले साधन हम लगा रहे थे OM और x में हम लोग साधन लगा रहे थे ON मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब इससे साधन हम इतना घटा दिए M1 कर दिए। अब यहाँ से कितना OM1 तक ही हम लोग साधन लगा रहे हैं मतलब इतना साधन घटा दिए। तो इसमें क्या होगा हम लोग x वस्तु के उत्पादन में साधन NON से बढ़ाकर ON1 कर देंगे। तो यहाँ पर जितना साधन y से हटाने से क्या हो रहा है घट रहा है वहाँ x में हम लोग उतना साधन को बढ़ा दे रहे हैं और हम लोग संयोग A से B की ओर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा यहाँ से यहाँ जो विवर्तित हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होगा डेल्टा y की हानि बटा डेल्टा x की वृद्धि। डेल्टा मतलब यहाँ हो जाएगा परिवर्तन, मतलब हम लोग साधन में परिवर्तन कर रहे हैं किसका y के साधन में और x में साधन की वृद्धि कर रहे हैं जैसा कि इस चित्र से ज्ञात होता है। पहले हम लोग y वस्तु का उत्पादन करने में साधन का प्रयोग कितना कर रहे थे OA और x वस्तु का उत्पादन करने में साधन लगा रहे थे OC।
अब क्या है कि हम लोग x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो y वस्तु में जो साधन OA लगा रहे थे उसमें हम लोग कमी कर देंगे। कितना कमी किए, तो माइनस डेल्टा y कर दिए। अब हम लोग y में साधन कितना लगा रहे हैं, OB, और x में पहले OC लगा रहे थे, उसको बढ़ाकर हम लोग साधन OD कर दिए। तो जो वृद्धि किए उसको हम लोग डेल्टा x से, या मतलब प्लस डेल्टा x से डिनोट करेंगे। इतना मतलब वृद्धि हो रहा है। तो जितना कमी y में साधन को कम करने से जो कम हो रहा था साधन, इधर हम लोग का x का उत्पादन बढ़ाने से बढ़ जा रहा है, और हम लोग E संयोग से कहाँ जा रहे हैं, F संयोग की ओर आ रहे हैं। इसी को कहा जाता है, y से साधन को हटाकर जो x में लगा रहे हैं, इसी को सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। इस प्रकार एक वस्तु के उत्पादन को त्याग कर ही हम दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जैसा कि ये चित्र में आप लोग देख रहे हैं। चित्र में x वस्तु की OC मात्रा को बढ़ाकर OD करने के लिए y वस्तु में OA से OB कमी करनी होगी, अर्थात साधन को y से हटाकर x वस्तु के उत्पादन में लगाना होगा। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टिपरक तथा समष्टिपरक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या छोटा, और समष्टि मतलब होता है व्यापक अर्थशास्त्र, मतलब बड़ा। जो आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12 में इकोनॉमिक्स ग्रुप ए है वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और जो सेकेंड पेपर है ग्रुप बी वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक व्यक्ति, एक फर्म, मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। तो इसी के बीच क्या करना है, अंतर करना है। तो पहला अंतर है, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में क्या है, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो, MICRO, जो ग्रीक शब्द माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म। माइक्रस लिखा गया है, यहाँ माइक्रोज हो जाएगा, माइक्रोज। और यह समष्टि जो है वो मैक्रो, MA, देखिए स्पेलिंग में यहाँ अंतर है, MI से है, यहाँ MA है। तो यह मैक्रो शब्द से बना है, जिसका ग्रीक शब्द मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। मतलब माइक्रो को हम लोग छोटा मानेंगे, और जो समष्टि है मैक्रो उसको हम लोग व्यापक मानेंगे, बड़ा मानेंगे। फिर है व्यष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है। मतलब जो संसाधन मेरे पास है, साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उसके बीच हम लोग जो बंटवारा करेंगे उससे मतलब है। जबकि समष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। मतलब जो हम संसाधन मेरे पास है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उसका हम लोग भरपूर प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका हम लोग विकास कर पा रहे हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या क्या है, कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि में मुख्य समस्या क्या है, आय व रोजगार का निर्धारण करना होता है। फिर है इसका उपकरण मांग व पूर्ति होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना आसान है। क्यों समझना आसान है, कहे कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यदि हम राम का पता लगाए दिन भर उसके साथ रह के, या छुप छुप के उसको हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो आसान हुआ मेरे लिए। जबकि राम, मोहन, श्याम, किशोर, सब का हमको अगर जानना है कि एक दिन में या क्या क्या करता है, तो सब का पता लगाना एक आदमी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समष्टि में तो संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन जरूरी काम होता है, जबकि इसमें आवंटन को स्थिर मान लिया गया। शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं, इसको हम लोग मैक्रो कहते हैं, इसको हम लोग छोटा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं। इसमें संसाधनों का सर्वोत्तम बंटवारा होता है, जबकि इसमें संसाधन का पूर्ण रोजगार और विकास को देखा जाता है। इसका मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि इसका मुख्य समस्या आय और रोजगार का निर्धारण है। इसका उपकरण मांग व पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण क्या है, समग्र मांग समग्र पूर्ति है। फिर है इसको समझना आसान होता है, समष्टि को समझना कठिन होता है। इसमें आवंटन जरूरी होता है, इसमें आवंटन को स्थिर मान लिया जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रॉबिन्सन के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की अवस्था में चयन करने से है, समझाए। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधनों का विज्ञान माना। उनके विचार में अभाव ही आर्थिक जीवन का मूल आधार है तथा चयन की समस्या इसकी मुख्य समस्या है। 1932 में रॉबिन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य एवं सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है के संबंध के रूप में मानव आचरण का अध्ययन करता है। अब यहाँ जानना यह है कि रॉबिन जो है वो अर्थशास्त्र को ना तो धन का विज्ञान मानते हैं, ना तो भौतिक कल्याण का विज्ञान मानते हैं, बल्कि ये अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान मानते हैं। और 1932 में अपना किताब जो लिखे एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें उन्होंने बताया कि क्या है, हमारे पास साधन सीमित होते हैं और जो हमारे पास सीमित साधन है उसका बहुत सारा प्रयोग है, तो हम लोग सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे, उसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। यही चीज़ लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य एवं सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो यहाँ सीमित साधन मान लीजिए आपके पास पैसा है, पैसा का बहुत सारा उपयोग है, कपड़ा भी खरीद सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, बहुत सारा उपयोग है। लेकिन अब आपके लिए क्या जरूरी है, तो आपके सामने एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग कहते हैं चयन की समस्या, जिसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बताएंगे। अगला पार्ट में हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का देखेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो, इसीलिए छोटा छोटा ही वीडियो देंगे ताकि आप आसानी से उसको देख के नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।